तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रिवाइज करना सारे मेन टॉपिक्स जो हैं हमारे आरटीपी एमटीपी दोनों फर्स्ट सीरीज़ सेकंड सीरीज़ ऑफ मई 23। इसमें पहले ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि सर ने कराए हैं, एस के सर ने। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछ रखा था भाई ट्रेड रिसीवेबल्स हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल्स को लेके आप क्या एब्सोल्यूट एश्योरेंस दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो हम बताएंगे कि ये सिर्फ फैक्ट फाइंडिंग और रिपोर्टिंग एक्सरसाइजेस वगैरह हैं। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे कि रिपोर्टिंग, फैक्ट फाइंडिंग, फिर कंफर्मेशन मिली या नहीं मिली ये चीज़ देखेंगे। एश्योरेंस रिपोर्ट आप किस चीज़ की दे सकते हो, या तो सिर्फ ऑडिट की दे सकते हो या फिर रिव्यू एंगेजमेंट की दे सकते हो। इन दोनों के अलावा किसी भी चीज़ की आप एश्योरेंस रिपोर्ट नहीं दे सकते हो। एश्योरेंस यानी कि गारंटी होती है, तो आप ऑडिट की दे सकते हो और रिव्यू एंगेजमेंट की दे सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, यूज़र्स को कंफर्ट प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं। यूज़र को कंफर्ट कैसे मिलेगा, हम ऑडिट पर प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे और उससे हमको एविडेंस मिलेंगे। एविडेंस मिलने के बाद जो कंक्लूजन्स हुए वो हम रिपोर्ट करेंगे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में। कंक्लूजन्स हम रिपोर्ट करेंगे हमारी ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन जो ये ट्रेड रिसीवेबल से रिलेटेड सर्विस मांग रहे हैं इस क्वेश्चन में, ट्रेड रिसीवेबल ये सर्विसेज गिवन आर इन द नेचर ऑफ रिलेटेड सर्विस डोमेन, यानी कि ये ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट नहीं है जो SQC1 में आता है, ये रिलेटेड सर्विस डोमेन में इंक्लूड होता है। इसके प्रोसीजर आप एग्री करते हो पहले ही कि हम कितने परफॉर्म करेंगे कितने परफॉर्म नहीं करेंगे। इसीलिए ऑडिटर जो है अश्योरेंस रिपोर्ट नहीं दे सकता ऐसी सर्विसेज पे, सिर्फ रिपोर्ट बता सकता है, फैक्ट्स बता सकता है, फैक्ट्स बता सकता है। इट्स अ फैक्चुअल रिपोर्ट, ये आपको बार बार लिखना है कि इट्स अ फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी, इट्स स्टेटिंग द फैक्ट्स। और ये ऑडिट और रिव्यू एंगेजमेंट नहीं है, ये रिलेटेड सर्विस डोमेन है, ये रिलेटेड सर्विस डोमेन है इस चीज़ का, ये हमको ध्यान रखना है इसमें। फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछता है कि एनपीए का क्लासिफिकेशन कैसे होगा, या तो ओवरऑल लिमिट के बेसिस पे या फिर सब लिमिट जो ब्रांच वाइज को अलॉट हुई है उनकी लिमिट के बेसिस पे। तो ऐसा नहीं होता कि सब लिमिट के बेसिस पे क्लासीफाई होगा। ओवरऑल जो लिमिट दी गई है आपको, ओवरऑल ब्रांचेस में देखेंगे हम कि ओवरऑल जो आपका अकाउंट है वो परफॉर्मिंग है या नॉन परफॉर्मिंग अकाउंट है। तो पढ़ो इसको, एनपीए क्लासिफिकेशन एट लिमिट सैंक्शनिंग ब्रांच विद ओवरऑल लिमिट, जहाँ से आपकी लिमिट सैंक्शन हुई है वहाँ पे देखेंगे। दो चीज़ आपको पर्टिकुलरली ध्यान रखनी है, सारे ट्रांजैक्शन देखने हैं और टोटल पोजीशन देखना है। टोटल पोजीशन से पता लगेगा ऑपरेशन ऑफ अकाउंट है या नॉन ऑपरेटिंग अकाउंट है। कंसर्न ब्रांच पे देखेंगे, कंसर्न ब्रांच पे देखेंगे, कंसर्न ब्रांच पे देखेंगे। स्टैंड अलोन जो आपके ब्रांचेस के बैलेंस होंगे कि वहाँ कोई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, वहाँ कोई ऑपरेशन है कि नहीं है, वो इररेलीवेंट है। ये पूरी वापस से रिपीट करके बताओ। अब सोलापुर वाली ब्रांच ने वो दिया था, पूरी लिमिट दी थी, नहीं सोलापुर वाली ब्रांच में वो हो गया, एनपीए हो गया, लेकिन नरीमन ब्रांच ने, नरीमन ब्रांच यानी कि जो ये है इसने लिमिट दी थी। तो जो नरीमन ब्रांच जो ट्रीटमेंट करेगा वही ब्रांच सोलापुर ब्रांच अपनी बुक्स में दिखा देगा, वो कुछ अलग से फाइंड आउट नहीं करेगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली दो चीज़ें ध्यान रखना, ऑल ट्रांजैक्शन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, टोटल पोजीशन ऑफ ऑपरेशन अकाउंट क्या है। बस ये चीज़ अगर आप ध्यान रख लोगे तो ये क्वेश्चन हो गया। अब एक क्वेश्चन आता है आपका डायरेक्ट टैक्स का, डायरेक्ट टैक्स ऑडिट का, जिसमें बात करी गई है ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह की। तो ड्यूटी ड्रॉबैक में आता है क्लॉज 16B। 16A जो होता है, क्लॉज 16A ये आता है 28 में जो एंट्रीज होती हैं कि नहीं होती है। तो 16B आता है ऐसी ड्यूटी ड्रॉबैक जिन एडमिट कर ली गई थी और एक्सेप्ट भी कर ली अथॉरिटी ने इस साल के लिए। अब इनको चेक करने के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, इनको चेक करने के प्रोसीजर अलग अलग दे रखे हैं एंटिटीज़ ने, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन में दे रखा है इनको कि चेक कैसे करना है, वो दो प्रोसीजर हैं। पहला, स्क्रूटनाइज रेलिवेंट फाइल्स और सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड्स, स्क्रूटिनाइज रेलिवेंट फाइल्स और सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग द शिपिंग बिल। जो भी हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलता है वो बेसिकली हम जब इंपोर्ट करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं तब मिलता है। तो आप एक्सपोर्ट करोगे जब आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, तो आप सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड्स चेक करिए इंक्लूडिंग द शिपिंग बिल्स, और स्क्रूटनाइज करिए रेलिवेंट फाइल्स। रेलिवेंट फाइल यानी कि एक्सपोर्ट हुआ है कि नहीं, तो एक्सपोर्टबिलिटी देख सकते हो आप, एक्सपोर्टबिलिटी और सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड्स याद रखना। इसके पार्ट 2 में पूछा गया कि मान लो ये मिल तो गया हमें पर हमने P&L में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो बेसिकली हम अक्रूवल बेसिस पे अगर मिल गया है तो उसको रिकॉर्ड कर देंगे, बिकॉज एडमिटेड एक्सेप्टेड इन मार्च 12 अक्रूवल बेसिस पे शुड बी क्रेडिटेड टू द P&L। अगर नहीं किया है तो 16B में इसकी रिपोर्टिंग हो जाएगी और हमको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा अच्छे से।
फिर हम आता है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है, वो पूछा गया था कि भाई स्वॉट एनालिसिस कर रहे हैं आप, डायरेक्टर से जाके उनके बारे में ये कुछ पूछ रहे थे, किस चीज़ के इंडिकेशंस है। तो ये इंडिकेशंस है वन एंड ओनली ड्यू डिलीजेंसेस की। अब ड्यू डिलीजेंस का जो ICAI ने वो बहुत बड़ा दे रखा है, लेकिन SK सर ने इसके शॉर्ट फॉर्म बनवाए तीन चीज़ याद रखनी है आपको। मेजर्स प्रूडेंस, प्रूडेंस एक्टिविटी, तो एक्टिविटी से अशोरिटी, एक्टिविटी एंड एश्योरिटी, ये किससे एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन से, एक प्रूडेंट पर्सन से। प्रूडेंट यहाँ से सीधा कनेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको सिर्फ ये याद रखना है कि प्रूडेंस मेजर करनी है आपको, प्रूडेंस की एक्टिविटी एंड एश्योरिटी एक्सपेक्टेड फ्रॉम किससे, रिलेटेड पर्सन से, रेस्पॉन्सिबल पर्सन से और प्रूडेंट पर्सन से। इसका कोई एब्सोल्यूट मेजर नहीं होता जैसे दूध का होता है 1 लीटर 2 लीटर, ये डिपेंड करता है रिलेटिविटी पे और उसकी जनरल ड्यूटी पे, तो है कितना लगा कितना नहीं लगा, प्रूडेंट कितने प्रूडेंट है। सेकंड पॉइंट जो आपको याद रखना है वो याद रखना है इन्वेस्टिगेशन। ये प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन में काम आता है ड्यू डिलीजेंस में, इसको इन्वेस्टिगेटर्स यूज़ करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में काम आता है तो इन्वेस्टिगेटर यूज़ करते हैं जब वो पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, यानी कि किसी फॉर्म में पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं कि है कि नहीं उसमें। और इसका एग्जाम्पल है जैसा कि ऑपरेशनल ऑडिट और मैनेजमेंट ऑडिट में वेरिफिकेशन करते हैं मटेरियल फैक्ट्स का, जैसे कि ऑपरेशनल और मैनेजमेंट एग्जाम में वेरिफिकेशन करते हैं मटेरियल असेट का। अब लास्ट पॉइंट की तरफ आ जाइए, ये कब कब यूज़ करते हो आप ड्यू डिलीजेंस, जब कोई मटेरियल स्टेटमेंट ढूंढ रहे हो कि एग्जाम्स में कोई वो हुआ है कि नहीं हुआ, कोई गलती हुई है, उसकी वजह से वो इन्फ्लुएंस करता है कि कोई आउटकम्स को, ट्रांजैक्शंस को। जब आप रिस्ट्रक्चर करने वाले हो किसी एंटिटी को तो उसके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल पॉइंट्स पढ़ोगे आप। फिर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अक्वायर करना चाहते हो आप किसी एंटिटी में, यानी कि उसको खरीदना चाहते हो तो उससे पहले का एनालिसिस, किसी को लोन देना चाहते हो तो एडवांसिंग लोन और क्रेडिट से पहले का एनालिसिस, इसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी है इंक्वायर फाइनेंशियल लोन फाइनेंशियल फॉर एनालाइजिंग लोन। तो आपको 3 चीज़ें याद करनी है बेसिकली, प्रूडेंस, प्रूडेंस, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फॉर एनालाइजिंग द लोन। ये फोर्थ का BC पॉइंट है, ये आपको सीधा बुक में से पढ़ लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि। फिफ्थ पॉइंट, अगर आप इक्विटी रिसर्च करते हो तो आपको अलाउड है, बट आप पब्लिश नहीं कर सकते रिपोर्ट, ये ESB गाइडलाइंस ने बोला है। पर ESB गाइडलाइंस का नहीं मानना या फिर काउंसिल गाइडलाइंस को नहीं मानना, ये क्लोज 1 पैरा 2 शेड्यूल 2 में आता है और इसके अंदर आप लाइबल गिल्टी हो जाओगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हो आप तो आजकल मोदी जी का ज़माना है, इसलिए जनरल परमिशन दे रखी है क्लोज 11 में, 1 और 1 11, एक से एक साथ काम कर सकते हो 1 में। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट सेक्शन 8 में डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगी, बट अगर CG का सर्टिफिकेट मिला हुआ है आपको तो ये आपकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है ये वैलिड नहीं रहेगी। सेक्शन 8 याद रखना, इसका एक क्वेश्चन MTP में भी आ रखा है इसी बार की में, मई 23 की में, ठीक है। अब किन किन कंपनीज़ को QRB यानी कि क्वालिटी रिव्यू बोर्ड की एप्लीकेबिलिटी होगी, जिनको NFRA एप्लीकेबल है उनको नहीं होगी, बाकी सब कंपनीज़ को QRB की एप्लीकेबिलिटी होगी। अब NFRA किस किस को एप्लीकेबल है, लिस्टेड कंपनीज़ को, अनलिस्टेड कंपनीज़ में लिमिट है 500, 500 और 1000। पहला 500 कैपिटल के लिए, दूसरा 500 बोरोइंग के लिए और 1000 टर्नओवर के लिए। फिर बैंकिंग कंपनीज़, इंश्योरेंस कंपनीज़, उनमें AC चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज़, और 20% आउटसाइड में जिनका आपका इंटरेस्ट है वो एंटिटीज़ भी सारी आ जाएंगी इसमें, ओके, ये याद रखना है। फिर 7 पॉइंट, प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और पेंडिंग। अगर आपकी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है या फिर पेंडिंग हो चुकी है तो ये किस पॉइंट में आएगा। अब ये क्लोज J है और इसमें E पॉइंट में आ जाएगा। कैश लॉस दिस ईयर, तो कैश लॉसेस का कौन सा पॉइंट है आपका, ये पॉइंट है 17, तो X मतलब 10 15 16 17, 17 पॉइंट। क्वालिफिकेशन, कंसोलिडेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है तो क्लोज 21। क्वालिफिकेशन ऑफ CFS GS, फाइनेंशियल रेशो और BOD और द मैनेजमेंट प्लान क्लोज 19। क्लोज 19 याद रखना है आपको इसका, क्लोज 19। बाकी RTP हमने कर रखी है इधर ये याद रखना है आपको। अब एक क्वेश्चन था जिसमें दे रखा है कि FCA है तो और उस पर विजिटिंग कार्ड पे उसने अपना प्रिंट करवा लिया है, तो ये आपको कंफ्यूज करना चाह रहे हैं 611 से, बट आप कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये FCA यूज़ कर रहा है। तो ये क्लोज 1 पैरा 3 और 1 में आएगा, जो कि आता है फेलो, फिर फॉल्स और फिर आता है फेल। तो इसमें पहला वाला आएगा
फेलो, जहाँ पे आप फेलो नाम का गलत इस्तेमाल करते हो, तो ये याद रखना है आपको। फिर जब आईटी कंट्रोल्स के, ये एमसीक्यू है बेसिकली दूसरा वाला, जहाँ पे दे रखा था आपने ये चेक किया, ये चेक किया, तो ये सारे कंट्रोल हुआ है, कंट्रोल का चेक हुआ है किसका, आईसी का, तो इसको बोलते हैं कंप्लायंस ऑडिट। कंप्लायंस ऑडिट जो कि पीएसयू वगैरह का होता है, तो उसमें आएगा ये, ठीक है। फिर आपने प्राइसेस के ट्रेंड बढ़ रहे थे मार्केट में, उसके बेसिस पे कोई रॉ मटेरियल पे या फिर उस पर अनदर डायरेक्शन पे एक रिपोर्ट दी थी, तो ये 720 की अदर इन्फॉर्मेशन में आएगा, जो कि लिस्टेड पे होती है। लिस्टेड पे होती है तो जो आ गई और आने वाली है, और अनलिस्टेड पे होती है तो जो आ गई। याद रखना इन दोनों को। 15 क्वेश्चन सिंपल है, इसमें कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स यूज़ करी गई है सिंपल, वही कि एनवायरनमेंट से हमें पता होना चाहिए, और वो वाले पॉइंट्स। ऐसे 700 अगर आपने एडिशनल पी एंड एल दिया, पी एंड एल के साथ में कोई आपको यूज़र्स को अंडरस्टैंडिंग वगैरह दिलवानी थी, तो ये सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन जो 700 में आपने पढ़ी है, सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वो चार्ट पढ़ा है, उसको याद कर लो और अच्छे से पढ़ लो। सिंपल ऑडिट, ऑडिट ऑफ द सीएफएस, कंप्लीटनेस ऑफ द इन्फो, मतलब कौन कौन सी इन्फो कंप्लीट हो जाएगी, तो इसका कोड है जिसका है जियो चेंजेस डब्ल्यूआईपी, यानी कि अगर कोई जॉइंट वेंचर है तो, कोई अदर अरेंजमेंट है तो इंक्वायर करेंगे मैनेजमेंट से कि आपने कैसे किया, कोई चेंज हुआ था तो उसको रजिस्टर करेंगे कैसे किया, और इन्वेस्टमेंट करी थी तो पूछ लेंगे हमसे, और वो कैसे कर रही हैं, कंपनीज कैसे कर रही हैं, वर्किंग पेपर्स में क्या लिखा हुआ है, ये सब चीज़ें। ऑडिट और द पीएसयू, कंपनी 100% थी, 100% में से डिसइन्वेस्टमेंट हो गया 40%, स्टिल 60% जो बचा वो अभी भी गवर्नमेंट का बचा, तो फिर इसमें सीएजी का कंट्रोल रहेगा, और वो ही ऑडिटर्स को अपॉइंट करेगा और ऑडिट करवाएगा उसकी। तो आपकी आरटीपी रिलेटेड टू मई 23 इज़ कम्प्लीट। अब इसके आगे जो देखेंगे आप देखेंगे एमटीपी ऑफ मई 23 1। अब आइए, जो हमारा नया टॉपिक चालू हुआ है, ये हुई है एम टी पी मई 23 की, एम टी पी मई 23 की फर्स्ट वाली, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें पूछा था कि सी जी का जो सी ए जी कैसे अपॉइंट करता है ऑडिटर को गवर्नमेंट कंपनीज में, उसके बारे में बताइए। तो आप वो बेसिक प्रोसीजर लिख देंगे, 139(5) में /7 में अपॉइंट करता है, उसके बाद में वो इंस्ट्रक्शन देता है, कोई इंस्ट्रक्शन होते हैं तो आप उस पर बताइए कि क्या इम्पैक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, और इम्पैक्ट होने के बाद वजह से क्या इम्प्रूवेशन होता है उसके बारे में, फिर वो आगे करवा सकता है, क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री ऑडिट करवा सकता है, कितने दिनों में, 60 दिन में करवा सकता है, उसके बारे में वो टेस्ट चेक कर सकता है, टेस्ट चेक कर सकता है। आप सारी एजीएम में जितने भी वो लोग बैठे हैं उनको रिपोर्ट दोगे, प्लस जो जितने भी अलग मेंबर्स रिक्वायर्ड हैं उनको रिपोर्ट दोगे, और लास्ट में टेस्ट ऑडिट करवा सकते हैं। ये पूरा प्रोसीजर आपको समझाना है इनको। अब फिर इसमें पूछा गया था, एक बंदे ने कि इंश्योरेंस का वो नहीं दिया, प्रीमियम नहीं दिया, वो दे देगा, कितने दिन को दे देगा, उसका फायर इंश्योरेंस हो गई, फायर लग गई तो क्या उसको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, उसको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि साफ साफ लिख रखा है प्रोविज़न फॉर नो क्लेम ऑफ इंश्योरेंस में, जब तक आप प्रीमियम पे नहीं करते तब तक आपको इंश्योरेंस का कोई भी क्लेम नहीं मिलेगा। फिर आता है परचेज ऑफ द परचेज़ की एंट्री विदाउट वैलिड परचेज़, आप परचेज़ की एंट्री कर रहे हो विदाउट वैलिड परचेज़ में, इसका जो एक ऐसे है वो याद रखना है। उसके बाद में आता है ऑडिट प्रोसीजर क्या रहेंगे आपको वो करना है। तो परचेज़ रिक्विजिशन कर रहे हैं, परचेज़ रिक्विजिशन यानी कि परचेज़ की रिसिप्ट टाइप, कि भाई परचेज़ की रिसिप्ट चेक करेंगे कि हमने वो परचेज़ किया था कि नहीं किया था। रिक्विजिशन में मतलब आस्क भी होता है कि हमने पूछा था कि नहीं पूछा था। एजिंग डिटेल, कितना टाइम हो गया परचेज़ करे, हम उसको पहले ही तो नहीं पे कर दे रहे नॉर्मल क्रेडिट पीरियड से, तो पेड बिफोर नॉर्मल क्रेडिट पीरियड। परचेज मैनेजर से बात करेंगे, इंक्वायर करेंगे कि ये हमने रिक्वेस्ट डाली थी नहीं डाली थी, या फिर ये फेक है, इससे फेक डिटरमाइन हो जाएगा। और जो समरी बन रही है लास्ट में उसको क्लाइंट के साथ डिस्कस करेंगे कि भाई हमने इतना परचेज़ किया है, क्या तुमने इतना सेल किया है कि नहीं किया है। इससे अगर कुछ भी परचेज़ की एंट्री होंगी विदाउट वैलिड परचेज वो पकड़ में आ जाएंगी। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन था एक्शन टेकन बाय द क्यूआरबी काउंसिल। तो एक्शन क्या करेगा, रिकमेंड करेगा आईसीआई को कोई भी बात, ठीक है। गाइडलाइंस इशू करेगा एएफयूआर को, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू को इंटीमेट करेगा, ऑडिट फॉर्म अंडर रिव्यू को कोई चेंजेस वगैरह हैं तो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को बताएगा अगर उन्होंने ये ऑडिट करवाई थी तो, और रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को बताएगा अगर कुछ मटेरियल चीज़ें थी और मटेरियल इम्पैक्ट हुआ है तो, और लास्ट में मैटर क्लोज।
फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला था इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, क्योंकि चैप्टर हम नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हम इसको लीव करेंगे। फिर आता है बी क्वेश्चन, ऑर्डर अंडर नेगोशिएशन। ऑडिटर एडवाइस दे रहा है जितने भी ऑर्डर अंडर नेगोशिएशन है, यानी कि अभी कंफर्म भी नहीं हो चुके हैं, उनको आप अपनी बुक्स में डाल दो। और उसने जो बैलेंस शीट दे दी वो विदाउट एग्जामिनेशन करके दी थी। विदाउट एग्जामिनेशन तो ये ग्रॉस नेग्लिजेंट है इस केसेस में। तो 7.1.2 यानी कि क्लोज 7 पैरा 1 सेकंड शेड्यूल में वो लाइबल हो जाएगा ग्रॉस नेग्लिजेंस के लिए। और दूसरा, दिस इज ब्रिंगिंग द डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, तो क्लोज 2 पैरा 4 शेड्यूल 1 में डिसरेप्यूट पढ़ने के लिए प्रोफेशन को लाइबल हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन है सी, इसमें चाइल्ड लेबर हो रही है, तो पूछ रहे हैं कि आप इसके लिए कहाँ से लाइबल है। अगर कोई भी काम ऐसा हो रहा होता है जिसमें लॉ या रेगुलेशन का कंप्लाइंस नहीं हो रहा, कैसे लॉ एंड रेगुलेंस, क्या ऑडिट से रिलेटेड लॉ एंड रेगुलेंस नहीं, ऐसे कोई लॉ एंड रेगुलेशन जो कि हम हमारी एंटिटी पे एप्लीकेबल होते हैं, तो हम उस पर रिपोर्टिंग करेंगे। ऐसे 250 में कंसिडरेशन ऑफ द लॉ एंड रेगुलेशन इन द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ठीक है, तो 250 में हम क्या बताएंगे कि हमने सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिए कि नहीं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, अगर इसकी वजह से कोई फाइन्स एंड लिटिगेशन लगेंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। अगर इसका भी कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा और आपको लग रहा है फाइनेंशियल लिटिगेशन की वजह से, तो हम फिर 705 में मॉडिफाइड रिपोर्ट इशू कर देंगे, जिसमें हम क्वालिफाई कर देंगे या फिर एडवर्स कर देंगे। क्वालिफाई कर देंगे या फिर एडवर्स कर देंगे, बिकॉज हमको लगता है क्योंकि जो फाइन एंड लिटिगेशन है ये इतने मटेरियल हैं कि इनकी वजह से गोइंग कंसर्न माइट बी अफेक्टेड, दैट्स वाई वी विल इशू 705 में मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। मैं इसमें कंफ्यूज हो गया था फर्स्ट पॉइंट पे, मेरे को लगा 70 एज है मैक्सिमम जो है डायरेक्टर बनने के लिए, बट नहीं 75 है। अगर 75 से ऊपर होते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन वगैरह पास करना है। अब आप सिंपल लिस्टेड एंटिटीज़ में जो वो बन सकते हैं वो 7 कंपनीज़ में बन सकते हैं, लेकिन अगर आपको एमडी बनना है, डब्ल्यूटीडी बनना है, जो कि ज़्यादा काम करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, तो 3 लिस्टेड कंपनीज बन सकते हैं। और वो लिस्टेड कंपनी कौन सी होनी चाहिए, जिनमें इक्विटी भी लिस्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ उनका डेट लिस्टेड हो तो चल जाएगा, नहीं, इक्विटी भी लिस्टेड होना चाहिए। अब आपने कोई इंटरेस्ट पे किया एमएसएमईज़ को, तो वो किस क्लोज में रिपोर्ट होगा, डायरेक्ट टैक्स ऑडिट के क्लोज 22 में। एग्जेम्प्ट इनकम पे इंटरेस्ट मिला आपको और उस इंटरेस्ट का खर्चा आपने बुक कर लिया या फिर नहीं भी किया, तो उसको शो करने के लिए आप किस में करेंगे, क्लोज 21H में। इसमें सारे इनकम्स आते हैं, इसको मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन के नोट्स में बनाए, देख लो उसमें जाके। एडवांस किसी ने एडवांस फॉरफिट कर लिया किसी का आपने जो पीपी से रिलेटेड था, तो उसको रिपोर्ट करेंगे क्लोज 29A में। सीए से काम मांगा है तो नॉट गिल्टी हुआ, क्योंकि सीए से आप काम मांग सकते हो, ये आपको अच्छी तरीके से पता है। एनपीए, किसी आदमी की गारंटी ले रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने और उसको 180 डेज से ऊपर हो चुके हैं पेमेंट करे, तो क्या वो एनपीए हो जाएगा, नहीं, वो एनपीए नहीं होगा, बिकॉज उसको सीजे की वो है। ये एनपीए सिर्फ जब ही होगा जब सीजे इसको रिवोक कर लेगी अपनी गारंटी को, और अभी तक सीजे ने रिवोक नहीं करी है अपनी गारंटी, इसलिए ये एनपीए नहीं होगा। अगर स्टेट की गारंटी होती तो वो एनपीए हो चुका होता, ये कंडीशन सिर्फ सेंट्रल पे लगती है। अब एनपीए की सेल की कंडीशन पूछी गई है, जैसे कि 2 साल से ज़्यादा होना चाहिए, आपने जो बेचा है वो कैश में बेचा होना चाहिए, कोई रिस्क एंड रिवॉर्ड रखा नहीं होना चाहिए, सारे ट्रांसफ़र कर दिए होने चाहिए अब तक, वापस परचेज बैक नहीं करोगे, उसको रिमूव कर दोगे अपने अकाउंट से, और अगर आपने कुछ एक्सेस जनरेट कर लिया है तो उसको एडजस्ट कर दोगे किसके अगेंस्ट, लॉस ऑफ एनपीए के अगेंस्ट। और अगर कुछ कम कर दिया है, कुछ कम में बिका है, तो उसको पीएनएल में डाल दीजिएगा। हॉस्टाइल मैनेजमेंट टेक ओवर ड्यूरिंग ऑपरेशनल ऑडिट, ये अगर आप पढ़ लो तो उसमें वहीं रेफर कर लेना, यहाँ नहीं आएगा। सीए ने कोई बोर्ड में इंक्लूड कर लिया और वहाँ पे जाके उसने 40,000 रुपये की चोरी कर ली, छोटे मोटे काम कर रहे हैं। ब्रिंगिंग डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन, ऊपर वाला ही 241 और 132, क्योंकि उसमें भी डिसरेप्यूट टू द प्रोफेशन आता है जब आप ऐसे अदर मिसकंडक्ट में इन्वॉल्व होते हैं। अदर मिसकंडक्ट में तो रिमेंबर आपको हमेशा कोट करना है सेक्शन नंबर 21, दिस इज़ द बेस्ट वे टू प्रेजेंटेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें नीचे लाइन लिखनी है आपको, द चार्टर्ड अकाउंटेंट हेल्प ऑलवेज maintain highest standard of integrity even in the personal affairs. Any deviation from it would make him liable for guilty for the misconduct under section 21 and these clauses 241 132.
नीचे की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन है, चेंज हुआ है लास्ट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो हम क्या करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट कैसे वो करेंगे हम। तो हम ऐसे 710 में, जहाँ की पिछले साल के उसकी बात कर रखी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, तो क्वालिफाई ओपिनियन कि प्रीवियस ईयर का मैटर था जो अनरिजोल्व है अभी भी और मटीरियल इस ईयर में, तो हम ओपिनियन को क्वालिफाई कर देंगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे 600 के बीच में प्रिंसिपल ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर कैसे कैसे काम करेंगे, ये इससे क्वेश्चन पूछेगा, ये आंसर देगा, ये इसको रिटर्न कम्युनिकेशन देगा, तो इसको पता लग जाएगा कि इसका काम किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ये एडवाइस करेगा ब्रांच ऑडिटर को कि किस मैटर पे अटेंशन देनी है। अगर इसको कोई मैटर मिला जिस पे अटेंशन दी इसने, तो वो इसको भी बोल देगा कि इन मैटर्स पे अटेंशन दे लेना। ठीक है, वो उन पे मैटर पे अटेंशन दे लेगा, तो वो साथ में कंप्लाइंस ऑफ स्टैट्यूटरी एंड लिक्विड और लॉ की रिक्वायरमेंट चेक कर लेगा। फिर एक क्वेश्चन आता है क्लोज 2B ऑफ पैरा 3 के बारे में, जहां आपने वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ से ज़्यादा इशू कर रखी थी और बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्वार्टर रिपोर्ट के जो बैलेंस थे वो अलग अलग थे। तो आप एक टेबल बना के उसमें वेरिएंस भी बता देना कि भाई इस बार ज़्यादा है, इस बार कम है, इस बार ज़्यादा है, इस बार कम है। वैसे 3 थे उसमें। क्वेश्चन ऐसे 240 के बारे में, तो उसको इग्नोर कर दिए। ऐसे 400 अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर पढ़ लो। और एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप इसमें ओपिनियन पैरा बताओ, कौन सा ओपिनियन दोगे, तो हम इसमें देंगे क्वालिफाई ओपिनियन और बेसिस फॉर ओपिनियन। तो बेसिस फॉर ओपिनियन बताएंगे किस बेसिस पे हम ये ओपिनियन बना रहे हैं, और ओपिनियन पैरा बताएंगे कि जिन रीज़न को हमने कोट किया है बेसिस फॉर ओपिनियन में, उन रीजंस की वजह से हमारे अंडरस्टैंडिंग में या तो ये ट्रू एंड फेयर है या फिर नहीं है, और इस डेट की जो स्टेटमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बारे में हम ये चीज़ें कोट कर रहे हैं। ये चीज़ें, ये लाइनें आपको लिखनी है। ठीक है, MTP मई 23 की फर्स्ट वाली ख़त्म हो चुकी है। अब हम मूव करेंगे MTP मई 23 की सेकंड की तरफ। चलिए, अब हम आ चुके हैं MTP मई 23 का सेकंड की तरफ। इसमें पहले हम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें उसने जाके पब्लिक एंटिटी की कोई वो की ऑडिट करी, तो उससे हमको पता लगेगा कि ये परफॉर्मेंस ऑडिट करी, लेकिन जो रिपोर्ट दी CAG को, CAG ने वो रिपोर्ट रिजेक्ट कर दी। CAG ये ऑडिट करवाता है किससे, अब आपको आंसर में क्या लिखना है, CAG ने ऑडिट करवाई और ऑडिट करवाता है CAG IAAD से, यानी कि इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट से। किसके लिए, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के लिए। उसमें CAG और क्या चीज़ें चेक करता है कि TCWG इम्प्रूव करे अपने अकाउंटेबिलिटी, इम्प्रूव परफॉर्मेंस के लिए। कंस्ट्रक्टिव इंसेंटिव्स मिले हमको कि कुछ फ़ायदा मिले, भाई ये कंस्ट्रक्टिव कि ये आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें लेस कर सकते हैं इसके लिए। और इंटरमीडिएट और फाइनल आउटकम मिले मेजरेबल मॉनेटरी एडवल। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या किया, सिर्फ चेक कर दिए ऑल एक्सपेंसेस। सो मेयर चेक ऑफ ऑल एक्सपेंसेस विल नॉट बी सफिशिएंट, दैट्स वाई CAG रिजेक्टेड। और CAG ने सही रिजेक्ट करी। ये चीज़ें भी आपको करनी है, ये चीज़ें याद कर लेना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था उसमें बोल रहा है कि P1 ने ओपन कर लिए जो आपकी मेल्स है, नहीं, मेल ओपन करेगा एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर। ठीक है, उसी P1 ने क्या कर दिया, साइन कर दिया लेटर पे और एडवाइस रिसीव पे। जो सिग्नेचर ऑन लेटर है या फिर एडवाइस रिसीव पे, वो एक ऑफिसर करेगा जिसके पास सिग्नेचर बुक होगी। अब जो फॉर्म रखे होते हैं वो एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर के पास रखे होते हैं, और ये चेक करेगा दूसरा ऑडिटर। अब आप ये कह के टाल नहीं सकते कि छोटी ब्रांच है, इसमें तो 2 ही एम्प्लॉयज़ हैं, 3 ही एम्प्लॉयज़ हैं, नहीं। ये इंटरनल ऑडिट जब हो रही है तो सस्पिशन बना देता है रिस्क का कि कोई रिस्क हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है उस चीज़ का। तो आप ये कह के पीछे नहीं छोड़ सकते और आपको ये चीज़ें करनी ही होंगी। पार्ट C में TDS डिडक्ट नहीं किया आपने किसी एंटिटी का, तो 250, यानी कि कोई ऐसे कंप्लायंस विद द लॉज एंड रेगुलेशन जो कि आपको ऑडिट करते वक्त देखने हैं। ये MTP 1 में भी आया था, चाइल्ड लेबर के उसमें, जहाँ पे आपने रिपोर्टिंग करी थी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस मिले या नहीं मिले, किसके बारे में, इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट है कि नहीं है, पेंडिंग लिटिगेशन कितनी हो जाएंगे, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा या नहीं, मॉडिफिकेशन करेंगे नहीं, 705 में। इसका ऑडिट प्रोसीजर आपको चेक करना है। अनयूजुअल ट्रांजैक्शन किसके साथ, जो कंपनीज हैं टैक्स हेवन कंट्रीज़ में, और लीगल रिटर्नशिप पे कर रहे हैं आप अनयूजुअल, नॉर्मल से ज़्यादा। सेल कमीशन पे कर रहे हैं नॉर्मल से ज़्यादा। परचेज़ कर रहे हैं
नॉर्मल से ज़्यादा प्राइस पे, या वो नॉर्मल से बहुत नीचे प्राइस पे, बहुत ऊपर प्राइस पे फाइनेंशियल पेनल्टी पे कर रहे हैं। और पेमेंट हो रहा है कोई कंट्रोल डॉक्यूमेंट के बिना, यानी कि जैसे कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए पे करने के लिए कि इसका साइन लगेगा उसका साइन लगेगा, ऐसा कुछ है ही नहीं इसमें, और सीधा पे करे जा रहे हैं। अब आते हैं फिफ्थ की तरफ। इसमें क्या हुआ, जो आपका मेजर कस्टमर था वो चला गया, लेकिन ये चीज़ें आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बता दी हैं। चलो आपने बता दिया है तो अच्छा किया। अब हम मूर्ख पैरा लगा देंगे, यानी कि मटीरियल अनसर्टिनिटी रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न, और इसमें सिर्फ क्वालिफाइड रिपोर्ट दे देंगे। अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं बताते तो एडवर्स ओपिनियन देनी पड़ती है। पार्ट बी की तरफ सीए फेल हो जाता है। सीए जो जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कोई रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, वो गलत इन्फॉर्मेशन देता है वहाँ जाके, तो ये 278 ऑफ इनकम टैक्स में पेनल्टी लगेगी इसको 7 साल की, और प्लस फाइन भी लगेगा। इसको याद कर लो अच्छे से। ड्यू डिलीजेंस, स्वॉट एनालिसिस, पब्लिक ऑफरिंग में ये वही वाला क्वेश्चन है जो आपने आरटीपी में पढ़ा था। इसमें पहला पॉइंट आएगा प्रूडेंस, दूसरा आएगा इन्वेस्टिगेशन का, और तीसरा आएगा इंक्वायरी करेगा फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल फॉर एनालिसिस ऑफ लोन। ठीक है। अब ये किस किस को चाहिए होती है, वाइल पब्लिक ऑफरिंग, वाइल वीसी फाइनेंसिंग, वाइल कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, आपकी इन्वेस्टमेंट का जो अमाउंट है वो सब्सिडरी में वो गिर गया, लेकिन वो क्योंकि ऑफसेट कर दिया किसी ने सब्सिडरी ने, क्योंकि उसका बढ़ गया था, तो आपने ये बताया नहीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो आप कौन से इंड एस में लाइबल हो जाएंगे। इंड एस 27 में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहाँ बनते हैं वहाँ लाइबल हो जाएंगे आपको, क्योंकि बताना है। और इंड एस 36 में, क्योंकि अगर वहाँ किसी असेट की वैल्यू गिरती है तो आपको गिरानी है और इम्पेयर करना है उसको। सीलिंग ऑफ एनबीएफसी डिपॉजिट, और एक एनबीएफसी से ज़्यादा डाउनग्रेड हो गया था उसका प्रोसेस है, क्वेश्चन आया था, रिमेंबर कर लीजिए, याद कर लीजिए। सेक्शन 8 कंपनी इंसॉल्वेंट सीधी सर्टिफिकेट, ये आरटीपी में आया था, रिपीट नहीं कर रहा। कमीशन पेड टू लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, इसमें 4 चीज़ें देखनी नहीं पड़ेगी भाई। जो आपका सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम है, वो ठीक है कि नहीं, क्लो बैक करते हो, अगर कैंसिल होती है तो लिमिट से एक्सेस तो नहीं पे कर रहे, और सिंक कर दोगे जो प्रीमियम रिसीव हो रहा है और आप कमीशन पेमेंट कर रहे हो उसका। 269 और 269 की रिपोर्टिंग होगी क्लॉज 31 बी ए में, और इसमें आपको नेम, पैन नंबर, नेचर एंड अमाउंट ऑफ रिसीट रिपोर्ट करना है। अगर विदाउट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपने रिपोर्ट दे दी, अभी ये क्वेश्चन था वहाँ पे आपने ग्रोस नेग्लिजेंट कर दिया था, लेकिन यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन गैदर नहीं करा, वहाँ तो लाइबल थे 712 में, यहाँ लाइबल होंगे 812 में। ऐसे 620 का क्वेश्चन है सिंपल। ईआरएम में रिस्क बताए गए हैं जिसमें आपको चेक करना है एमआरटी, फ्री ऑफ कॉस्ट, बप्पी वाले रिस्क। वीशू को आपने अलाउ तो कर दिया कि वो आपकी फर्म में काम करते हैं, उसको लास्ट में पे 20 करते हैं। मैं कंफ्यूज हो गया था एज अ 211 से, बट इसमें लगेगा 111, याद रखना। 720 का सिंपल क्वेश्चन है। मटीरियल ऑफ गोइंग कंसर्न, जैसे कि आपने उसमें ओपिनियन पैरा, बेसिस फॉर ओपिनियन पैरा लिखा था, सेम चीज़ यहाँ पे आएगा, एडवर्स पैरा और ओपिनियन फॉर एडवर्स पैरा। ये आंसर आप यहाँ रीड कर लीजिए। पहले तो आपकी थोड़ी कम पेनल्टी लगी, फिर ज़्यादा पे करने को बोला। पहले वो बोल रहे थे सिर्फ कोर बिजनेस पे करो, फिर बोल रहे हैं कि नॉन कोर बिजनेस पे भी पे करो, इस वजह से आपका P&L में लॉस आ रहा है। ठीक है, तो अब जाके आप देखेंगे कि मैनेजमेंट ने कोई अल्टरनेटिव एजम्पशन तो नहीं ले रखी है, और वो जो अल्टरनेटिव सिग्निफिकेंट एजम्पशंस हैं वो रीजनेबल भी हैं कि नहीं, या फिर अपने मन से ही ले रखी है उन्होंने। ठीक है, जो या फिर एजम्पशन ले रखी है या फिर किसी एफआरएफ ने बोला, तो इनकी वजह से अगर कोई चेंज है, स्पेसिफिक कोर्स ऑफ एक्शन आपको करने को बोल रखा है, तो वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, इट्स एबिलिटी टू डू सो। ऑडिटर को लास्ट में क्या करना है, ऐसी रेंज बना देती है रीजनेबलनेस चेक की जिसके अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आए, तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अब लास्ट आते हैं एमसीक्यू के ऐसे पॉइंट्स जो कि इसमें यूनिक है। 143.3 आए, यानी कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ आईएफसी, जिसका था वाइन वाला क्वेश्चन, उसको किसको एप्लीकेबल नहीं होगा, 1% कंपनी को नहीं होगा, स्मॉल कंपनी को नहीं होगा, और वो कंपनी जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से कम है या फिर बुरे 25 करोड़ से कम है। ऐसे 210 में एंगेजमेंट लेटर में मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, पर क्वेश्चन में नहीं थी, तो ये वाला पॉइंट चूज़ करेंगे। वेंडर को पेमेंट नहीं हो रहा है, डिले इन शिपिंग एंड वेंडर, यहाँ पे होगी मैनेजमेंट ऑडिट, मैंने गलती से ऑपरेशनल ऑडिट चूज़ कर लिया था, रिमेंबर दिस। क्यूआर बोर्ड में बोला गया टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के लिए कॉन्टेक्स्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट के, तो वहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करी गई। ये कंपनीज है 2013 में। पिछले साल AS8 फॉलो नहीं हुआ था, लेकिन क्लीन रिपोर्ट दे दी ऑडिटर ने, पागल था ऑडिटर। तो एक्सप्रेस करेंगे एडवर्स ओपिनियन हम करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अब ये वाली लाइन लिखी हुई मिल जाएगी, मॉडिफाइड विद रेस्पेक्ट टू द कोरस्पोंडेंट फिगर देयर इन। आपकी तीनों चीज़ें खत्म हो गई हैं, RTP, MTP1 एंड MTP2। कौन सा टाइम की, मई 23 की। बेस्ट ऑफ